हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो क्लास 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा विकल्प तीसरा, जो है फ्रांस। क्या देखेंगे? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ और तथ्य हैं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजशाही से संप्रभुता को नागरिकों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया था। इसने राष्ट्र की एक नई अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें समान अधिकारों और साझा पहचान वाले लोगों का एक समुदाय शामिल था। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद के विचार पूरे यूरोप में फैल गए। राष्ट्रवाद ने जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्र राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए राष्ट्रवाद की भावनाएं पहले से भी मौजूद थी। आधुनिक राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई वो फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो पहला विकल्प रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है चौरी चौरा की घटना। यहाँ पर मुख्य कारण पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, और जो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ इसके पीछे कई कारण थे। हालांकि इसमें मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था, लेकिन अन्य कारण भी थे जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण बने। तो पहला मुद्दा है खिलाफत का मुद्दा। बात यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से भारतीय मुसलमान नाराज थे। तो जो खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ उसका उद्देश्य था कि खलीफा के जो अधिकार थे उनको बहाल करना। तो भारतीय मुसलमान पूरी तरह से खलीफा के प्रति सहानुभूति रखते थे। उसी समय गांधी जी भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया था, जिस वजह से असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। असहयोग आंदोलन का दूसरा कारण भी था जलियांवाला बाग हत्याकांड। हुआ यह था कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार के क्रूर चेहरे को उजागर कर दिया और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल कर दिया। और तीसरा कारण था आर्थिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिससे आम जनता में असंतोष था। और सबसे चौथा और प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट। सन 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी। इस कानून ने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए और व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इन सभी कारणों ने मिलकर असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालना था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा भगत सिंह और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। यह नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से गांधी जी को यह नारा देना पड़ा? तो पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में शामिल करना चाहती थी। भारतीय नेता विशेष रूप से गांधी जी ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग के लिए राजी किया जा सके, लेकिन क्रिप्स मिशन विफल रहा, जिससे भारतीयों में निराशा और आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी ने महसूस किया कि अब ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालने का समय आ गया है, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। गांधी जी ने अपने भाषणों में भारतीयों से आह्वान किया कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम लड़ाई लड़ें, और उन्होंने कहा, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। इस भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, जो आंदोलन का प्रतीक बन गया। अब अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो पहला विकल्प है जूसेप गैरिबाल्डी, दूसरा है ओटो वन बिस्मार्क, तीसरा है नेपोलियन और चौथा है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर है जूसेप गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, इटली के एकीकरण में कई व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इटली का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ था। इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। तो पहले थे काउंट कैमिलो डी काबूर। वे सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कूटनीति और राजनीतिक कुशलता के माध्यम से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन बनाया और ऑस्ट्रिया को हराया, जो इटली के एकीकरण में एक बड़ी बाधा थी।
उसके बाद हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, वो थे गैरिबाल्डी। वे क्रांतिकारी थे और सैन्य नेता थे। उन्होंने लाल कुर्ती नामक स्वयं सेवकों की एक सेना बनाई थी और दक्षिणी इटली को एकीकरण में शामिल किया। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणी इटली का एकीकरण करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वही गैरिबाल्डी है। तो उसका भी आंसर क्या होगा, गैरिबाल्डी। और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैजनी। वे एक राष्ट्रवादी विचारक और कार्यकर्ता थे जिन्होंने यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य इटली को एक गणराज्य बनाना था। और चौथे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है विक्टर एमेनुएल द्वितीय। ये सार्डिनिया और पर्डिमोंट के राजा थे और बाद में इटली के राजा भी बने। इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो पहला विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी और चौथा है समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर होगा समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी या इसको एक राज्य स्तरीय पार्टी भी कहते हैं। तो हम यहाँ ये जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वैसे भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे भाजपा बोलते हैं। दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे कांग्रेस भी कहते हैं। तीसरी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बसपा कहते हैं। चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसे माकपा भी कहते हैं। और पांचवी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे एनपीपी कहते हैं। और लास्ट है छठवीं जो राष्ट्रीय पार्टी, उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसे आप भी कहते हैं। तो ये 6 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी हैं। यहाँ जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको याद करने का प्रयास करें, इससे भी विकल्प प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो पहला विकल्प है 1871 ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में, दूसरा है 1848 जन आंदोलन द्वारा, तीसरा है 1919 वर्साई की संधि से और चौथा है 1990 दो जर्मनी के विलय से। तो इसका आंसर है पहला 1871 ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो 1871 ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ जिन्होंने लौह और रक्त की नीति बनाई। अब जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कुछ और जानकारी आप याद रख सकते हैं। जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने कई स्वतंत्र जर्मन राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाया। यह प्रक्रिया कई चरणों में हुई और उसने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और घटनाओं का योगदान रहा। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी लगभग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों ने जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। जोल्वेरेन नामक एक आर्थिक संघ ने जर्मन राज्यों को एक साथ लाने में मदद की। बिस्मार्क की अपनी भूमिका थी। ऑटोमन बिस्मार्क प्रशिया के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रक्त और लौह की नीति बनाई जिसका अर्थ था सैन्य शक्ति और कूटनीति के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना। उन्होंने यानी ऑटोमन बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध लड़े जिससे प्रशिया की शक्ति बढ़ी और जर्मन राज्यों को एकजुट होने में मदद मिली। 1871 में फ्रैंको एशिया युद्ध में फ्रांस की हार के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई और प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का पहला सम्राट घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? तो पहला विकल्प है यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, दूसरा है यह राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाता है, तीसरा है यह सामाजिक विभाजन और भेदभाव पैदा करता है और चौथा है यह आर्थिक विकास को गति देता है। तो इसका आंसर होगा यह सामाजिक विभाजन और भेदभाव पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आंसर होगा। तो जातिवाद है वो सामाजिक विभाजन और भेदभाव पैदा करता है। जातिवाद समाज को विभाजित करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है। कैसे सामाजिक विभाजन जातिवाद से पैदा होता है? जातिवाद समाज में गहरी दरार पैदा करता है जिससे विभिन्न जातियों के बीच तनाव और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यह सामाजिक एकता को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को कम करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या है? पहला है आर्थिक विकास की कमी, दूसरा है सामाजिक असमानता और गरीबी, तीसरा है पड़ोसी देशों के साथ युद्ध और चौथा है जलवायु परिवर्तन। हालांकि ये चारों कारण हैं जो भारत के समक्ष चुनौती है, लेकिन सबसे मुख्य चुनौती ये है कि भारत में सामाजिक असमानता और गरीबी है। तो दूसरा विकल्प इसका सही होगा। तो भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक असमानता और गरीबी को दूर करना है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? तो पहला विकल्प है यह धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है, दूसरा यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, तीसरा यह समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन और तनाव पैदा करता है, चौथा है यह आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन और तनाव पैदा करता है। सांप्रदायिकता होती क्या है? दरअसल सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय को दूसरों से श्रेष्ठ मानती है और धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो धर्म को राजनीतिक
और समाज का आधार बनाती है और अन्य समुदाय यानी अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति शत्रुता पैदा करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई धार्मिक समुदाय अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरे धर्म को निम्न स्तर का मानने लगता है तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा होती है और सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति में चीन की क्या भूमिका थी? तो पहला है कागज का आविष्कार, दूसरा है छपाई की तकनीक का आविष्कार, तीसरा है पुस्तकों का बड़ी पैमाने पर उत्पादन और चौथा है उपयुक्त छवि। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त छवि। तो चीन ने कागज और छपाई की तकनीक का आविष्कार किया था जिससे पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। चीन में लगभग 594 ईस्वी से स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, जो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ी। शहरी संस्कृति से भी मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के विकास में मुद्रण संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा। चूंकि पतले छिद्रित कागजों के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इस पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। इस प्रकार चीन ने मुद्रण तकनीक के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ज्ञान और सूचना का प्रसार और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? पहला ऑप्शन है इसका सरकार की एक केंद्रीकृत प्रणाली, दूसरा सरकार की एकात्मक प्रणाली, तीसरा है सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है, और चौथा है सरकार की एक तानाशाही प्रणाली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा ग, सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूं तो संघवाद एक प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता को 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर इसमें एक केंद्रीय सरकार होती है और दूसरी प्रांतीय या राज्य सरकार होती है। अगर संघवाद की मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं तो यहाँ पर सत्ता का विभाजन किया जाता है, यानी सत्ता का विभाजन किसके बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। प्रत्येक स्तर की सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं और उन अधिकार क्षेत्रों में वो अपने कार्य क्रियान्वित करते हैं। तो जहां संघवाद होता है वहां लिखित संविधान होता है। संघीय देश जितने भी हैं वहां आमतौर पर एक लिखित संविधान होता है जो सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। और तीसरी बात यह है, वहां स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगर विभिन्न स्तरों पर विवाद की स्थिति बनती है तो विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संघवाद में संविधान की सर्वोच्चता होती है और संविधान ही सर्वोच्च होता है। जैसे भारत भी एक संघीय देश है जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। जैसे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने विषय हैं उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है या केंद्र सरकार को है। तो राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में दोनों ही यानी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें आंसर होगा गुजरात। काली मिट्टी की विशेषताओं के बारे में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? पहला है जूट, दूसरा है कॉफी, तीसरा है जौ, चौथा है रबर। तो इसका आंसर होगा जूट। जूट क्या है? जूट एक रेशेदार फसल है। जूट की विशेषताओं के बारे में बात करें तो जूट, जिसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, यह एक प्राकृतिक रेशा है जो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। होता यह है कि जूट के तनों को काटने के बाद उन्हें पानी में भिगोया जाता है ताकि रेशे अलग हो जाए। इसके बाद रेशों को हाथ से या मशीनों से निकाला जाता है, फिर रेशों को धोकर सुखाया जाता है। जूट एक मजबूत, टिकाऊ और बायोडिग्रेडेबल रेशा है। यह सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध है। यह पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। जूट की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं कैसी होती है? जलवायु जो हो वो गर्म और आर्द्र जलवायु हो। लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए और मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, यानी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। और खासकर बाढ़ के मैदानों में ये फसल बहुत अच्छी से होती है। जूट का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में किया जाता है, जैसे बोरे, थैले, रस्सियां, डोरियां, कालीन, चटाइयां, कपड़े और सजावटी सामान। इन सब उत्पादों में जूट का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा भोपाल, चौथा बेंगलुरु। तो इसका आंसर है चौथा बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। वैसे बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। यह शहर इलेक्ट्रॉनिक और IT उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय भी हैं। जैसे भारत की कुछ कंपनियां जिनके मुख्यालय यहीं पर हैं, जैसे इसरो हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, और
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, वैश्विक स्तर की कंपनियों में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय हो गया, ओरिकल हो गया, IBM हो गया, इन सभी के मुख्यालय बेंगलुरु में ही स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पहला है कांडला, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है मुंबई, चौथा है विशाखापट्टनम। वैसे बंदरगाहों से मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी मैपिंग सीरीज में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, तो वहां पर आपको और क्लियर होगा कि इन बंदरगाहों की स्थिति किन राज्यों में है। यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर है? तो पहला कांडला, दूसरा कोच्चि, तीसरा है मुंबई और चौथा है विशाखापट्टनम। तो पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। बाकी बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। देखिए पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण है। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है टूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरा चेन्नई बंदरगाह और तीसरा एन्नोर बंदरगाह। इसके अलावा पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और इसके बाद पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा में है, और चौथा है कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है। और आप पोर्ट ब्लेयर को भी याद रख सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहीं अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर भी कुछ बंदरगाह प्रमुख हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, तीसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वो भी महाराष्ट्र में है, और मारमा गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में है, और न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है, और कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में है। तो ये बंदरगाह आप याद रख सकते हैं। तो कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है या पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। अब आप अगर इन बंदरगाहों को याद कर लेंगे तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, यानी मुद्रा को जारी कौन करता है? तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और यह मुद्रा जारी करता है। अब हम अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें जिसे RBI भी कहते हैं, तो RBI भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। RBI मुद्रा की मात्रा और प्रचलन को नियंत्रित करता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो भारत सरकार द्वारा ढाले जाते हैं, लेकिन इन्हें भी RBI प्रचलन में लाता है। RBI का मुख्य काम मुद्रा नीति बनाना होता है, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाए, जिससे बाजार में स्थिरता और आर्थिक विकास संभव हो सके। अब अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो पहला 2 देशों के मध्य, दूसरा है 2 प्रदेशों के मध्य, तीसरा है 2 नगरों के मध्य, चौथा है 2 गांवों के मध्य। तो विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? तो 2 देशों के मध्य। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो पहला है मणिपुर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है दिल्ली। तो संघीय राज्य पूछ लिया जाए या फिर राज्य पूछा जाए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई दिल्ली जो है वो एक संघीय राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब राज्य हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। संघीय राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित या शासित होते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2008 में। नेपाल में राजशाही को समाप्त करने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई वर्षों तक संघर्ष चला और 2008 में नेपाल को आधिकारिक रूप से एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। तो 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो पहला विकल्प है मुंबई नागपुर, दूसरा है सिलचर पोरबंदर, तीसरा है मुंबई कोलकाता और चौथा है नागपुर हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिलचर पोरबंदर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में एक राजमार्ग परियोजना है जो असम में सिलचर को और गुजरात में पोरबंदर को जोड़ती है। देखिए इसके अलावा भी कुछ और गलियारे भी हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे बात करें उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो यह भारत की सबसे बड़ी चल रही राजमार्ग परियोजना है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है और जो NH नेशनल हाईवे 44 है वो भी इससे गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पूर्व पश्चिम में जो गलियारा है वो पोरबंदर यानी गुजरात में पोरबंदर से और असम में सिलचर से जुड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसकी लंबाई ज़्यादा है पूर्व पश्चिम गलियारा से। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा है वो उनका जो मिलन बिंदु है जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं वो स्थान कौन सा है? झांसी,
यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में आपस में मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लाया गया? तो इसे वैसे एमजी नरेगा बोलते हैं, एमजी नरेगा। तो पहला विकल्प है 2008, दूसरा है 2010, तीसरा है 2005 और चौथा है 2000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2005। तो ये नरेगा अधिनियम 2005 में लाया गया था। एमजी नरेगा की और बात करें तो एमजी नरेगा भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख रोजगार योजना है। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का विचार किया था। इसी के लिए नरेगा अधिनियम 2005 लाया गया था। सबसे पहले इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के नाम से 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदलापल्ली गांव से शुरू किया गया था। शुरुआत में यह केवल 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया। तो 2 अक्टूबर 2009 को इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी एमजी नरेगा कर दिया गया। किसके सम्मान में? तो महात्मा गांधी के सम्मान में। अब जो एमजी नरेगा है, इसमें क्या है? इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको आजीविका की सुरक्षा मिल सके और गरीबी को दूर करने में मदद मिल सके। अब मनरेगा में क्या काम किया जाता है? जैसे सड़क निर्माण हो गया, तालाब और कुएं खुदवाना हो गया, पेड़ लगाना हो गया, भूमि सुधार हो गया। मनरेगा एक कानूनी अधिकार भी है। यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो जो लाभार्थी हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। तो इतनी बात आप मनरेगा के बारे में याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है सलाल बांध किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा है तो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है चिनाब, तीसरा सतलज और चौथा है कृष्णा। तो इसका आंसर होगा दूसरा चिनाब। बांध से संबंधित मैंने मैप की वीडियो बना दी है, उस वीडियो में आप जाकर के बांध के प्रमुख बांधों को देख सकते हैं कि वह किन राज्यों में है और किस नदी पर बनाए गए हैं। सलाल बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर बनाया गया एक जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो भारत में है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पवन टर्बाइनों का उपयोग करके हवा की गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है। तो भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर पवन ऊर्जा का काम तेजी से किया जा रहा है, जैसे तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान और तीसरा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पहला असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा तीसरा पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ आरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग भारत में है, कुछ भाग बांग्लादेश में है। यह उद्यान जो है मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है जो खारे पानी में उगने वाले विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं। तो मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव पेड़ होते हैं। सुंदरवन बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं जैसे चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, मगरमच्छ, गंगा नदी डॉल्फिन। सुंदरवन के मैंग्रोव वन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से हैं। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र रहता है और मानसून के समय यहाँ भारी वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कॉफी, दूसरा है उर्वरक, तीसरा है तंबाकू, चौथा है चाय। तो इसका आंसर होगा दूसरा उर्वरक। भारत उर्वरकों का एक प्रमुख आयातक है, निर्यातक नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पहला विकल्प महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा विकल्प दूसरा उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है या 20 करोड़ से भी अधिक है। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो पहला विकल्प है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952 और चौथा है 1956। तो इसका आंसर होगा दूसरा 1950। भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही जब भारत का संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
देखिए 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत आज़ाद हुआ। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिणत हुआ। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा दूसरा, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये इनका एक प्रसिद्ध नारा था। इस नारे की बात करें तो ये नारा तिलक जी ने कब दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा 1916 में दिया था। तो उन्होंने यह नारा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया था, जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन स्थापित करना था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण नारा बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो अब ये बहुत ईजी है, अब आंसर इसका दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? पहला विकल्प है संसद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा है राज्यसभा। तो इसका आंसर है पहला, संसद। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। देखिए शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? पहला है नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मेघालय। तो अगर आप भारतीय मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं या उनसे लगे हुए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप भारतीय मानचित्र को देख करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकसित देश नहीं है। पहला विकल्प है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है कनाडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा, चीन। तो जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सभी देश विकसित है। चीन विकासशील देश है। जैसे भारत विकासशील देश है वैसे चीन भी विकासशील देश है। विकसित देश वे होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है और जिनका औद्योगिक विकास उच्च स्तर का होता है। और कुछ विकसित देशों की बात करें तो आप याद रख सकते हैं, जैसे आप जर्मनी को याद रख सकते हैं, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। तो ये देश जो है वो विकसित देश है। अगला प्रश्न है, सन 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा 121.08 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि करना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। देखिए आर्थिक नियोजन क्यों किया जाता है? आर्थिक नियोजन का मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की जाती है? आर्थिक नियोजन किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास और प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे होता क्या है, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। हर देश के पास सीमित संसाधन होते हैं, तो सीमित संसाधनों को किस तरह से उपयोग किया जाए जिससे उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करने में मदद करता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। यह दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए नीतियों को लागू करने में मदद करता है। आर्थिक नियोजन से आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम किया जा सकता है, समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करने और गरीबी को कम करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज आवश्यक है तांबा उद्योग के लिए, दूसरा है लौह इस्पात उद्योग के लिए, तीसरा है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग के लिए, दूसरा ऑप्शन सही है। तो मैग्नीज का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में स्टील बनाने के लिए किया जाता है। यह स्टील को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम किस देश पर गिराया गया था? अणु बम मतलब परमाणु बम। तो परमाणु बम था वो किस देश पर गिराया गया था? तो पहला विकल्प है जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है कोरिया और चौथा है इटली। तो इसका आंसर होगा पहला, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। ये बम हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए थे। यहाँ प्रश्न को अच्छे समझ लें, समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर पदार्पण करने वाला यूरोप का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड का, दूसरा है फ्रांस का, तीसरा है डेनमार्क का और चौथा पुर्तगाल का। तो इसका आंसर होगा चौथा, पुर्तगाल का। तो वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक था, 1498 में समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बहती है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बिहार।
कोसी नदी बिहार में बहती है और इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपनी अनियमित व्यवहार और विनाशकारी बाढ़ों के लिए जानी जाती है। कोसी नदी में आने वाली बाढ़ बिहार के उत्तरी भाग में भारी विनाश का कारण बनती है। हर साल हजारों लोग विस्थापित होते हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? पहला विकल्प है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है तुंगभद्रा और चौथा है नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, नर्मदा। तो नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। तो पहली तो मैं बता ही चुका हूँ, नर्मदा। इसके अलावा और भी नदी हैं, जैसे माही है, साबरमती है, लूनी नदी है, ताप्ती नदी है। ये नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो आप एक शब्द से याद रख सकते हैं, समानता। तो ये समानता का मतलब साबरमती, 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 माँ का मतलब माही, न का मतलब नर्मदा, ता का मतलब ताप्ती। एक लूनी आप अलग से याद रख सकते हैं। तो समानता से आप याद रख सकते हैं कि ये 4 नदियां जो है, और लूनी को ले लें तो 5 नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और जो कि अरब सागर में गिरती हैं। जो पूरब से पश्चिम बहने वाली नदियां हैं, उनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी तब बनती है जब नदी का मुहाना समुद्र में खुलता है और खारे पानी और मीठे पानी का मिश्रण होता है। इन नदियों का तेज प्रवाह होता है क्योंकि ये अपेक्षाकृत खड़ी ढलानों से बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां आमतौर पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होती हैं उनसे छोटी होती हैं। ये नदियां कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं, इसलिए ये बहुत कम तलछट यानी मिट्टी गाद लेकर के समुद्र में गिरती हैं। बाकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण भारत की नदियां आपको याद ही होंगी, जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, तुंगभद्रा। ये सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, चूड़ी का बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर होगा पहला, स्थानीय। चूड़ी आमतौर पर स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। अगला प्रश्न है, भू राजस्व निम्नलिखित में से किसके आय का साधन है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम या ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। तो भू राजस्व राज्य सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपने मैपिंग सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को भी जाकर देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।